नमस्कार, मैं GRS न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। आखिर इस नारे का क्या लॉजिक है कि डबल इंजन की सरकार ही आम जनता का विकास कर सकती है या अच्छी सरकार चला सकती है? क्या ये किसी डबल इंजन की सरकार होना ही क्या अच्छे प्रशासन का ज़रूरत बन गई है? ये सवाल मुख्यतः मैंने इसलिए पूछा कि अधिकांश जहाँ जो भी राज्य चुनावी मोड में जाता है, यानी कि जहाँ चुनाव होने वाले होते हैं, वहाँ इस तरह के नारे अधिकांश सुनाई देते हैं कि डबल इंजन की सरकार में राज्य का ज़्यादा विकास होता है और वहाँ की आम जनता को भी काफ़ी सहूलियतें मिलती हैं। क्या ये बात सही है? क्या पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, अभी तक रहा आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश आदि, या कुछ समय पहले तक रहा उड़ीसा में, क्या सभी व्यवस्थाएं खराब थीं? डबल इंजन का मुख्यतः जो मतलब है वो ये है कि केंद्र और राज्य में एक ही दल की सरकार होना। ये मुख्यतः मोदी कार्यकाल में सामने आया। आपको ध्यान होगा, पश्चिम बंगाल में लगातार ज्योति बसु करीब 30-35 साल वहाँ के मुख्यमंत्री रहे। नवीन पटनायक भी तमाम साल वहाँ के मुख्यमंत्री उड़ीसा के रहे और मध्य प्रदेश में भी काफ़ी सालों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। तो क्या इन राज्यों में पर्याप्त विकास नहीं हुआ? ये एक ऐसा सवाल है जिसका उत्तर इस ब्लॉग में खोजा जाना आवश्यक लगता है कि तभी विकास होगा जबकि दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार आपकी मदद करेगी। केंद्र शासित राज्यों में तो ये बात सही मानी जा सकती है कि वहाँ का विकास तभी होगा जब केंद्र सरकार उस पर मेहरबानी करेगी, उसे फंड देगी। लेकिन जो स्वतंत्र राज्य हैं, क्या उनमें तभी विकास होगा जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर मेहरबानी होगी। आप सभी लोग जानते हैं कि जब एक देश एक कर की बात हो रही थी तो सुनने में ये आम जनता को काफ़ी अच्छा लग रहा था। सरकार की ओर से भी यह दावा किया जा रहा था कि पूरे देश में किसी भी चीज़ पर एक कर होगा। अभी क्या होता है, किसी पर राज्य जो हैं अपने अनुसार कर लगाते हैं और उन करों के अंतर होने के कारण अलग अलग राज्य अलग अलग कर का निर्धारण करते हैं। तो लिहाजा करों में अंतर होने के कारण अगर पड़ोसी राज्यों में जहाँ के कर की दरें कम हैं, वहाँ उस राज्य का व्यापार शिफ्ट हो जाता है। लिहाजा एक कर होना चाहिए जिससे कि सभी राज्यों में करों की दरें समान हों और सभी राज्य खुशहाल हो सके। लेकिन जब GST केंद्रीकरण किया गया तो निश्चित तौर पर इतनी मुश्किलें आईं कि अभी तक
उस जीएसटी का मसला सुलझता हुआ नहीं दिख रहा। जिन पर कभी भी कोई कर की दरें नहीं लगती थी, खाद्यान्न सामग्री, उन पर भी जीएसटी थोपा गया। और आज लगातार राज्य सरकारें अपने करों की मांग केंद्र से कर रही हैं और केंद्र सरकार उन्हें देने को तैयार है। यानी कि जीएसटी के जरिए राज्यों को इतना पंगु बना दिया गया आर्थिक आधार पर कि वो अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए, यहाँ तक कि अपने कर्मचारियों को वेतन भत्ते या पेंशन देने के लिए भी केंद्र सरकार की ओर मुँह ताकें या मोहताज हो जाए। पहले जो सेल टैक्स था वो राज्य सरकार के अंदर में आता था, वो उसकी अपने ही संसाधन से राज्य सरकारें अपना विकास कर लेती थीं। लेकिन जब से जीएसटी आया और उस जीएसटी ने केंद्र को मजबूत करना, केंद्रीय सरकार को मजबूत करना, उनके खजाना भरना शुरू कर दिया, तब से राज्यों की हालत पंग होती गई। उन राज्य की हालत इसलिए भी खराब हुई क्योंकि वह शाह खर्च बने रहे। उन्होंने अपने जो फालतू खर्चों पर रोक नहीं लगाई। लेकिन जिस तरह से विपक्ष शासित राज्य अपने बकाया करों को मांगने के लिए केंद्र सरकार से बातचीत करते हैं, उनसे मांग करते हैं और राज्य सरकारें उन्हें भिखारी समझ के थोड़ा न थोड़ा दे देती हैं, वो ये दर्शाने के लिए काफ़ी है कि इसीलिए केंद्र सरकार डबल इंजन की बात करती है। जहाँ पार्टी की सरकारें हैं, दोनों राज्यों में भी जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहाँ इस संबंध में पर्याप्त राशि वहाँ की सरकारों को दी जा रही है जिससे कि वो विकास कर सकें। बैंकों की ओर से उन्हें भी कर लेने की पर्याप्त छूट है। लेकिन जहाँ विपक्षी सरकारें हैं तो वहाँ जानबूझकर उनको परेशान किया जाता है ताकि विकास योजनाएं रुकें या आम जनता में विकास को लेकर आक्रोश पैदा कर हो और वहाँ भी डबल इंजन की सरकार बनाने में आसानी रहे। झारखंड का मसला आपने देखा होगा कि अभी हाल में ही उन्होंने अपने करों के रूप में केंद्र सरकार पर बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए बकाये की मांग बाकायदा पत्र लिखकर केंद्र सरकार से की है। पश्चिम बंगाल सरकार निरंतर रूप से अपने जीएसटी की रकम को पाने के लिए गाहे बगाहे केंद्र सरकार को पत्र लिखती रहती है। पंजाब सरकार भी इस संबंध में पत्राचार करती है, लेकिन उनकी समस्याओं का निर्धारण नहीं हो पा रहा है। यानी कि अब राजनीति को उस ओर ले जाया जा रहा है कि या तो आप ये तय मान लीजिए केंद्र की सत्ता का केंद्रीकरण होता जा रहा है। यानी कि जिस राजनीतिक दल की सत्ता केंद्र में होगी, अगर राज्य सरकारें वहाँ अलग हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें राज्यपाल के जरिए उन्हें परेशान किया जाएगा, उन पर आर्थिक रूप से उन्हें कमज़ोर किया जाएगा। क्योंकि जो करों का सिस्टम नया बनाया गया है जीएसटी के जरिए, वो सबसे पहले केंद्र में जाती है राशि और उसके बाद केंद्र अपने सुविधानुसार उन राज्यों में बांटता है। झारखंड का मसला हमने आपको बताया। पंजाब जहाँ की सबसे ज़्यादा जो राज्य सबसे ज़्यादा कर्ज में आगे है, उसके भी बकाया राशि जीएसटी की पड़ी हुई है, लेकिन केंद्र सरकार मात्र इसलिए उसे नहीं दे रही क्योंकि वहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार। दिल्ली और केंद्र का झगड़ा आपने लगातार देख ही लिया कि चूँकि वहाँ विपक्ष की सरकार है
और भारतीय जनता पार्टी चाह कर भी उस राज्य को अपने कब्जे में ले नहीं पा रही है। तो लिहाजा उन्हें विकास योजनाओं के जरिए परेशान किया जा रहा है। वैसे भी दिल्ली की जो सरकार है उसके हाथ में कर्मचारी भी उनके नहीं हैं, केवल तनख्वाह लेते हैं जरूर राज्य सरकार से, लेकिन उनकी रिपोर्टिंग केंद्र सरकार के एलजी के हाथों में है, यानी कि अपनी रिपोर्ट उन्हें उप राज्यपाल को सौंपनी पड़ती हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा होगा कि जो डबल इंजन की अवधारणा है मात्र इसलिए पैदा हुई जिससे कि न सिर्फ करों का केंद्रीकरण हो बल्कि सत्ता का केंद्रीकरण भी हो और वो राज्य ही फल फूल सकें जो या तो डबल इंजन के खांचे में फिट हों या उनके साथ खड़े दिखाई दें, अन्यथा उन राज्यों को इतना परेशान किया जाएगा, उनका बकाया नहीं दिया जाएगा जिससे कि वे अपने ज़रूरी काम को भी कर सकें। जम्मू कश्मीर में हाल ही में जीते उमर अब्दुल्ला इस बात का उदाहरण है। अब वो चुनाव भले ही वो इंडिया गठबंधन की तरह लड़कर जीते हों, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद उनको आभास हुआ कि जिस प्रकार वो पहले मुख्यमंत्री बनते थे, स्वतंत्रता थी, अब केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद अगर केंद्र सरकार उनकी मदद नहीं करेगी, खासकर उनके हाथ में कुछ है भी नहीं, उपराज्यपाल जो हैं उन्हें रिपोर्ट करना पड़ता है और वो विकास योजनाओं के लिए ही भी वो परमिशन देते हैं। लिहाजा उमर अब्दुल्ला भी अब आपको डबल इंजन के खांचे में फिट होते हुए दिखते हैं। और ममता बनर्जी जिन्हें कि फाइटर के नाम से जाना जाता था, उनकी भी भाषा मात्र इसलिए बदलती जा रही है कि उनके राज्य की योजना भी रुकी हुई प्रतीत होती हैं या निरंतर उनमें बाधा खड़ी की जाती है। तो ये आप तय मानिए कि जिस प्रकार से करों का केंद्रीकरण किया गया तो वो न सिर्फ राज्य आर्थिक रूप से कमज़ोर हुए बल्कि उन्हें एक ये भी संदेश है कि अगर वो केंद्र सरकार के अनुसार नहीं चलेंगे तो निश्चित तौर पर उनके सामने परेशानी आने वाली है। खासकर विपक्ष शासित या कह लीजिए अन्य दलों के शासित प्रदेश अगर अपनी योजनाएं लागू करना चाहेंगे तो उन्हें अपने संसाधनों पर लागू करना पड़ेगा। और देश की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि जिस महाराष्ट्र में लड़की बहन योजना के तहत महिलाओं को कई एडवांस किस्तें दी गई थीं, अब वहाँ आर्थिक समस्या के कारण करीब 7 लाख महिलाओं को उस योजना से बाहर निकाला जा रहा है, मात्र इसलिए कि कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी राज्य केंद्र के या तो अधीन रहे या उसके अनुसार ही काम करे। जबकि महाराष्ट्र में आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन जिस तरह से आर्थिक रूप से ढांचा देश का गड़बड़ाता जा रहा है, रुपया कमज़ोर होता जा रहा है, डॉलर नई ऊंचाइयां पा रहा है, निश्चित रूप से धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि राज्य सरकारें या तो केंद्र के मंशा के अनुसार काम करेंगी या उनके सामने अपनी झोली फैलाए खड़ी दिखाई देती रहेंगी। और इसी तरह एक एक करके केंद्र की अनुसार ही सरकारों को चलना पड़ेगा। आम जनता भी केवल भाषण और 5 किलो राशन के लिए लाइन में लगी रहेगी। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।